तो बच्चों की अदला-बदली को लेकर क्लिनिक में ऐसी कई खबरें बहुत आ चुकी हैं। उसको लेकर पेरेंट्स के मन में डर भी है। प्रतिशत पता होता है क्योंकि बिना उनके कंसेंट के, बिना उनको एक्सप्लेन किए, बिना उनके साइन लिए कोई भी डॉक्टर इंडिया का इस प्रोसीजर के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। कई केसेस में ये मैचिंग भी करनी होती है, जैसे कि आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, जितना नज़दीक से नज़दीक आप मैच कर सकते हैं। अब इस जो मैचिंग को जो हम बात करते हैं, ये ज़रूरी पहलू होता है जिसके अंदर में आगे जाकर प्रॉब्लम्स होती है। कई बार हमें दोनों चीज़ें भी बाहर से लेनी होती है, तो दोनों में प्रॉब्लम है, तो इसमें फिर 100% डीएनए बाहर से है। लोगों के बीच में ये गलत फहमी है कि ये जो डीएनए है वो बच्चों के ऊपर उसकी इंटेलिजेंस, इन चीज़ों पे फर्क डालेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ टॉक शो और मैं हूं आपके साथ तान्या पाठक। बात करेंगे आईवीएफ के बारे में और इस पूरे मामले में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सरबजीत सिंह जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। नमस्कार डॉक्टर सरबजीत सिंह। नमस्कार तानिया जी, धन्यवाद। और जो भी दर्शक जहाँ पे भी हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। डॉक्टर सरब, आजकल जो बच्चों की अदला बदली को लेकर क्लिनिक में ऐसी कई खबरें बहुत आ चुकी हैं। उसको लेकर पेरेंट्स के मन में डर भी है, तो उस डर को आप कैसे ख़त्म करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसको अदला बदली नहीं कहना चाहिए हमें। ये बेसिकली क्या है कि जो आईवीएफ का प्रोग्राम है, उस आईवीएफ प्रोग्राम के अंदर में हमें ये देखना होता है कि जो एग है, जो स्पर्म है, और एग और स्पर्म को मिला के जो एम्ब्रियो बना है वो किस प्रोग्राम के तहत बना है। यानी कि क्या वो सेल्फ एग सेल्फ स्पर्म, यानी कि अपना अंडा और अपना स्पर्म, यानी कि वाइफ और हस्बैंड के ही जो है गैमीट, यानी कि वाइफ का अंडा और हस्बैंड का स्पर्म को इस्तेमाल करके एम्ब्रियो बनाकर रखा है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर में मदर का एग जो है वो नहीं बन रहा है, जैसे कि उसकी उम्र 40-41 से ज़्यादा हो गई है, या वक्त से पहले उसके अंडे बनने कमज़ोर हो गए हैं, या कुछ ऐसी परेशानियां जैसे एंडोमेट्रियोसिस जिसमें अंडेदानी की रसौलियां बनती हैं। मतलब ये है कि उसके एग्स हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ऐसे केसेस में फिर हमें जो एग्स हैं फीमेल के, वो हमें किसी और फीमेल के इस्तेमाल करने होते हैं, जिसको हमारी लैंग्वेज में डोनर एग प्रोग्राम कहा जाता है। और एक पहलू जो और आता है वो ये है कि ऐसी परेशानी हस्बैंड्स में भी हो सकती है, यानी कि 50-50 यस, जिसके अंदर में शुक्राणु नहीं बनते हैं हस्बैंड में, और वो शुक्राणु हालांकि गोलियों से, टेस्टिस से निकाले जा सकते होते हैं, पर यस, कुछ ऐसे भी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे गोलियों से भी शुक्राणु नहीं निकाले जा सकते। तो ऐसे मर्दों में भी हमें फिर शुक्राणु बैंक से, यानी कि डोनेटेड स्पर्म इस्तेमाल करने होते हैं। तो ये पहलू देखकर ही डिसाइड होता है कि आगे की ट्रीटमेंट और होने वाले बच्चे जो हैं उसके लिए क्या आपको करना है। तो डॉक्टर सरब, ये सब जो ट्रीटमेंट चलता है, ये पूरा प्रोसीजर, क्या ये पेरेंट को पता होता है, वो हस्बैंड और वाइफ को, कि ऐसा होगा? 100% पता होता है क्योंकि बिना उनके कंसेंट के, बिना उनको एक्सप्लेन किए, बिना उनके साइन लिए कोई भी डॉक्टर इंडिया का इस प्रोसीजर के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन फिर ऐसे केसेस क्यों सामने आते हैं? मुझे लगता है, मैं उस केस की तो नहीं जानता हूँ, पर शायद कहीं ना कहीं पे कोई मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर रही होगी, शायद कन्वे करने में, शायद समझने में। लेकिन मैं आपको ये प्रोसीजर पूरा बताता हूँ। अगर हम लोग एग डोनेशन की बात करें तो 2021 के बाद में अब एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है वो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ करी हुई हैं। हमें जो भी काम करना है वो उस गाइडलाइंस के तहत ही करना होता है। क्या करना होता है कि जब भी किसी भी फीमेल को अगर डोनर की ज़रूरत होती है तो वो जो डोनर है वो अपने घर से ला सकती है। घर से लाने का मतलब है कि अपने बहनों में या फिर अपने आस पड़ोस फ्रेंड सर्कल में जो हस्बैंड्स हैं वो अपने सर्कल में से ला सकता है। उसमें से क्या कानून कहता है? कानून कहता है कि उसकी एज 23 से 35 के बीच में होनी चाहिए उस डोनर की जो आपके लिए एग बनाएगी, और उसकी जो डोनेशन है वो एक बार होनी चाहिए, यानी कि वो पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही किसी के लिए एग डोनेट कर सकती है। वो जो डोनर आती है, सो वो डोनर जब वो आएगी तो सीधा ऐसा नहीं है कि उसके एग बनाने शुरू हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब भी वो डोनर आएगी तो जैसे ब्लड बैंक होते हैं वैसे ही आईवीएफ के अंदर भी अब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एआरटी बैंक्स होते हैं। ये बैंक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हैं जहाँ से लाइसेंस मिलता है, और वो लाइसेंस तभी मिलता है जब वो गवर्नमेंट के कुछ डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स आकर आपके एक्चुअल इंस्पेक्शन करके आपको साइन करके लाइसेंस देते हैं। वो लाइसेंस आप डिस्प्ले करते हो, ठीक है। तो उस बैंक के थ्रू वो डोनर जो है उसको रूट करना होता है, तो डोनर उस बैंक से रूट होकर आएगी। जब वो डोनर हमारे पास में आएगी तो हम उसकी पहले सारी क्लिनिकल डिटेल्स लेते हैं, उसकी पूरी फाइल बनती है। फिर डिटेल्स लेने के बाद में उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं हम लोग, ये देखने के लिए कि उसके खुद के एग, चाहे एज यंग है, किस तरह से है, क्या इतने सफिशेंट हैं कि हम किसी को दे सकते हैं। उसके ब्लड टेस्ट होते हैं जनरल, कि उसको किसी भी तरह की कोई एडिशनल ऐसी बीमारी तो नहीं है कि हम अगर एग रिट्रीव करने जा रहे हैं तो उसमें उसको प्रॉब्लम हो। उसके बाद उस लड़की की हेल्थ और लाइफ की इंश्योरेंस होती है, जो हम लोग उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं, और ये चीज़ें जिस भी कपल को देनी होती हैं ये उस चीज़ का टेक केयर करते हैं। उसके बाद में एफिडेविट्स बनते हैं कोर्ट के अंदर में जाके, डोनर के एफिडेविट्स जिसमें वो कहेगी कि मैं फ़र्स्ट टाइम डोनेट कर रही हूँ, बैंक के एफिडेविट्स जिसमें बैंक कहेगा जी हम इसको पहली बार दे रहे हैं, और जहाँ पे जिस क्लिनिक में ये डोनर इस्तेमाल होगी वो भी एफिडेविट देंगे जी हम इसको यूज़ कर रहे हैं और ये हम लोग शेयर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में अगर तो आप डोनर खुद से लेके आते हैं तो जनरली फिर फॉर्म M1 यानी कि मैचिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने देख के लेकर आए हैं। पर कई केसेस में ये मैचिंग भी करनी होती है, जैसे कि आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, जितना नज़दीक से नज़दीक आप मैच कर सकते हैं। अब इस जो मैचिंग को जो हम बात करते हैं, ये ज़रूरी पहलू होता है जिसके अंदर में आगे जाकर प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि बच्चा वो कह रहे हैं कि मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया है बाय लॉ, तो आम तौर पे जो बच्चा होता है वो जनरली जो होगा उसके फीचर्स मैच होंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि ये जो फीचर्स हैं, ख़ास करके जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्किन टेक्सचर की। जैसे आपने सुना होगा कि स्किन का टेक्सचर नहीं है। यहाँ पे ये भी समझना है हमें कि जो ये टेक्सचर्स होते हैं, ये जो फीचर्स होते हैं, ये मल्टीपल जीन्स डिसाइड करते हैं, ये कोई एक सिंगल जीन नहीं है। जैसे कि मैं खुद के पर्सनल अगर बात करूँगा तो मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे दोनों बच्चों में स्किन टेक्सचर का फ़र्क है। आपने भी देखा होगा आपके परिवारों में कि बेटे का, बेटी का हमेशा स्किन टेक्सचर के अंदर में थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि ये मल्टीपल जीन वेरिएशन से काम करता है। तो ये कोई गारंटी नहीं होता है कि आपका बच्चा जो है वो आप ही की तरह में जाएगा, लेकिन उसको एज़ क्लोज एज़ पॉसिबल मैच करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बात रहेगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास में कोई नेपाली कपल आता है, मेरे पास में कोई नॉर्थ ईस्ट का कपल आता है, मेरे पास में कोई जैसे रशियन कपल आ गया, अमेरिका से कोई कपल आया है,
तो मैं उनको कहता हूँ कि देखिए आपके जो टेक्सचर है, आपके जो फिज़िकल फीचर्स हैं, वो मेरे यहाँ पे जिस एरिया में हम लोग काम करते हैं इसमें से ऐसे फीचर्स मिलना मुश्किल होता है। तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना होगा। तो आपको एक्सप्लेन करना होता है बिफोर हैंड, या उनको कहते हैं कि जो आप अपनी तरह से अपने वाले एरिया से डोनर जो है वो अपनी फैमिली में से ढूंढ के लाइए ताकि उसके फीचर्स मैच हों। तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे तो आई एम श्योर कि पेशेंट को ये चीज़ें समझ में आती हैं कि ये जो वेरिएशंस है ये क्यों होती हैं इस तरह से। और दूसरा जो आपका सवाल है वो रहता है डीएनए का। तो इसके अंदर में ये भी समझना है कि डीएनए अगर हम लोग एग डोनर का ले रहे हैं, किसी और फीमेल का ले रहे हैं, तो डीएनए उस फीमेल का आएगा। अगर हम लोग स्पर्म किसी और का ले रहे हैं तो डीएनए उसका आएगा। मान लीजिए वाइफ के एग बाहर से लिए, हस्बैंड का सीमन लिया है, तो 50% डीएनए उस लड़की का आएगा जिससे हमने एग लिए, 50% हस्बैंड का आ जाएगा। अगर रिवर्स हुआ है, हस्बैंड का सीमन बाहर से लिया है, वाइफ के एग लिए हैं, तो 50% हस्बैंड का सीमन का डीएनए बाहर से लिया है। कई बार हमें दोनों चीज़ें भी बाहर से लेनी होती है कि दोनों में प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर 100% डीएनए बाहर से आएगा। लोगों के बीच में ये गलत फहमी है कि ये जो डीएनए है वो बच्चों के ऊपर उसकी इंटेलिजेंस इन चीज़ों पे फ़र्क डालेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डीएनए आपकी इंटेलिजेंस को डिसाइड नहीं करता है। इंटेलिजेंस डिसाइड होती है अपब्रिंगिंग के टाइम के ऊपर में। डीएनए जो होता है वो आपके फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ही मेनली बताता है, जो हम ऑलरेडी आपके पहले मैच कर चुके होते हैं। उसके बाद में जब बच्चा होता है तो आप बच्चे को कैसे ग्रो करवाओगे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक पुरानी मूवी आई है, उस मूवी के अंदर में धर्मेंद्र और जितेंद्र जी हैं, ठीक है। उस मूवी में धर्मेंद्र और जितेंद्र है, ठीक है। और वो एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर में पैदा होते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर की डाकुओं के साथ में कुछ रंजिश है, तो डाकू क्या करते हैं, वो गुस्से में धर्मेंद्र को उठा के ले जाते हैं। तो धर्मेंद्र जो है वो डाकुओं के वहाँ पे पलता है, जितेंद्र जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर के घर में पलता है, और जितेंद्र जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है बड़ा होके, धर्मेंद्र जो है वो डाकू बन जाता है। तो इस केस में डीएनए तो एक ही जगह से आया था, धर्मेंद्र और जितेंद्र के फादर और मदर तो एक थे, तो फिर धर्मेंद्र क्यों बन गया डाकू, क्योंकि उसको अपब्रिंगिंग वहाँ पे हुई है। तो इसीलिए इंटेलिजेंस जो है वो कभी भी डीएनए के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। सो ये आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर में डिपेंड करता है। तो ये जो दो सवाल हैं आपके, मैं चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जो भी पेशेंट जो आईवीएफ के लिए जाना चाहता है उसको ये पता हो। डॉक्टर सर, अब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है पर्सनली कि कोई पेशेंट है, बेबी के बाद उसने बोला कि ये बेबी मेरे वहाँ पे जीन्स के पर नहीं गया है, कुछ ऐसा? देखिए ये कॉमन क्वेरीज़ है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेरीज़ नहीं है, ये बहुत कॉमन क्वेरीज़ हैं। जब भी चाहे आप उनको पहले बताया भी हो। बताया भी होता है और ये हमें बताना भी पड़ता है, हमेशा बताना पड़ता है, क्योंकि ये एक जेन्युइन राइट है पेशेंट का जानना कि जब उनका बच्चा होगा तो उसके फीचर्स कैसे रहेंगे। तो जब भी हम लोग किसी भी, मान लीजिए एजेड फीमेल का आईवीएफ करने जा रहे हैं 43, 44, 45 में, हमने कहा जी डोनर ऑप्शन है आपके पास में, तो ये सवाल आता है उनके पास में कि मेरा जो बेबी है वो किस हिसाब से होगा। तो हमें ये सारी चीज़ें जैसे मैंने डिटेल में आपको बताई हैं, ये सब उनको बतानी होती हैं कि इस तरह से बेबी के फीचर्स डिसाइड होते हैं, इस तरह से डोनर की प्रोसेस है, और बाय लॉ उसको इन सारी प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, तब जाकर उस डोनर को रिक्रूट किया जा सकता होता है और उसके एग बनाए जा सकते होते हैं। सर, इतनी टेंशन में मेंटली आप उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो, क्योंकि बेबी को लेकर ही वो डाउट कर रहे होते हैं? देखिए ये काउंसलिंग का पार्ट है, तो मुझे लगता है कि अब 15-20 साल मुझे इस काम में हो गए हैं। मैं उनको सिंपल एक चीज़ बताते हैं आपको, वो ये है कि मैं उनको कहता हूँ कि भगवान ना करे
आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत सारा खून बह गया है, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लड का सैंपल लिया, हम भाग के गए, ब्लड बैंक में गए, उन्होंने सैंपल मैच किया और ब्लड दे दिया, ब्लड दिया, पेशेंट को ब्लड चढ़ाया, पेशेंट ठीक हो गया। तो मैं उनको पूछता हूँ कि क्या उस इमरजेंसी की घड़ी के अंदर में आपने ये पूछा उनसे कि ये खून कहाँ से आया, ये कैसे है, किस तरह से है। हाँ, जो ज़रूरी थी साइंटिफिक मैचिंग वो की गई। तो इसी तरह से मैं उनको कहता हूँ कि इस तरह से ही एग डोनेशन को आप समझिए कि अगर अंदर प्रॉब्लम है तो उल्टा आप साइंटिफिकली इसको सोचें और साइंस का धन्यवाद करें कि साइंस के पास अब ये प्रोविज़न है कि अगर आपके कोई बॉडी के अंदर पार्ट काम नहीं कर रहा है तो उसको रिप्लेस कर सकते होते हैं। हमने ब्लड आपका लूज़ हो गया, हमने ब्लड रिप्लेस कर दिया, किडनी ख़राब हो रही है तो हम किडनियाँ रिप्लेस कर रहे हैं, लिवर ख़राब हो रहा है तो लिवर भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आपके एग नहीं बन रहे हैं किसी भी कारण से तो एग रिप्लेस किए जा सकते हैं। सो अगर आप उसको समझाते हैं तो मैं श्योर हूँ कि हर पेशेंट जो है वो अच्छे से समझता है ये। डॉक्टर सर, अब जिस भी कपल ने अगर आईवीएफ प्रोसीजर करवाना हो तो क्लिनिक वो ऐसा कैसा एक कोई ऐसी सॉलिड चीज़ जो वेरीफाई करे वो क्लिनिक की? आपको वेरीफाई करना है कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं डॉक्टर, उस डॉक्टर का इस फील्ड के अंदर में क्या एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है क्योंकि डॉक्टर एक स्किल से ही चीज़ों को करता है, ठीक है। सो उस डॉक्टर के क्या क्रीडेंशियल्स हैं, उसका क्या एक्सपीरियंस है, कितने केसेस को वो हैंडल कर रहा है, क्या उसके क्लिनिक के अंदर में इस तरह की लॉ बेस्ड सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, क्या वो हर प्रोसेस के अंदर में ट्रांसपेरेंट है, क्या वो आपके साथ में वक्त बिता रहा है और आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप ये सारी चीज़ें देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा आईवीएफ सेंटर बना है। डॉक्टर सर, अब थोड़ा लाइफस्टाइल वाली साइड आते हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी 3 चीज़ें, चाहे वो मेल है या फीमेल, कि आगे जाके उन्हें इनफर्टिलिटी ना हो, वो अभी बैन कर दे अपनी लाइफ से? 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ रहेगी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर में 2 चीज़ें, न्यूट्रिशन यानी कि खाना पीना और दूसरी चीज़ रेगुलर एक्सरसाइज। खाने पीने के अंदर में आपको कोई भी फैटी फूड ज़्यादा उसको अवॉइड करना है, हाई शुगर डाइट्स उसको अवॉइड करना है, हाई कार्बोहाइड्रेट्स उसको अवॉइड करना है, उसकी जगह पे हाई फाइबर और हाई प्रोटीन की डाइट लेनी है। हाँ, कभी कभार क्योंकि हम सोशल हैं तो आपको पार्टी में जाना पड़े, नथिंग लाइक इट, कोई ऐसा मैं स्ट्रिक्ट नहीं होता हूँ, बट येस, डोंट मेक इट अ हैबिट। आपका खाना पीना उसको चेंज करें। दूसरी चीज़ है रेगुलर, ठीक, फिटनेस। रेगुलर फिटनेस का मतलब एक्सरसाइज। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप जिम में रोज़ 3 घंटे बिताएं, बट येस ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब सीडेंटरी है, बैठ के पूरा दिन काम कर रही है, तो अपने लिए वक्त निकालें, एटलीस्ट वॉक करें, 10,000 स्टेप्स तक लेने की कोशिश करें, उसको धीरे धीरे करके बढ़ाएं। तो पहली चीज़ जो रहेगी वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरी चीज़ रहेगी आपकी स्लीप, ठीक है। आजकल के पैटर्न है, मोबाइल सोशल मीडिया का ज़माना है, रोज़ लेट नाइट आप रील्स देख रहे हैं, लेट नाइट सोना, तो ये जो स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब होता है, ये आपके हार्मोन्स कोर्टिसोल रिलीज़ करता है, इनफर्टिलिटी, इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको स्लीप भी जो है वो रेगुलेट करनी है, सेकंड। और तीसरी चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है कि आपका बॉस आप पे प्रेशर डाल रहा है, आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, आपको सोशल स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है, क्योंकि ये स्ट्रेस को कम करेंगी, स्लीप पे असर पड़ेगा। स्ट्रेस अगर आप लेंगी तो आप और चीज़ें इस तरह की तरफ जाएंगे अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए, जैसे कि आपने लेट पार्टीज़ कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, खाना दूसरा खा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेस को कम करने के लिए उल्टा जो कर रही हैं वो और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कर रहा है। तो रादर योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों से, म्यूज़िक, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। तो 3 चीज़ें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसके अंदर में खाना पीना और रेगुलर एक्सरसाइज, स्लीप को कंट्रोल करना और स्ट्रेस को कम करना।
अभी आपने जिम का ज़िक्र किया। आजकल फ़िटनेस फ्रीक तो ख़ैर सारे हैं, लेकिन जिम को लेकर भी एक अलग सब ट्रेंड बन चुका है। प्रोटीन प्रोटीन को लेकर भी ये चीज़ हो गई है कि बहुत प्रोटीन चाहिए और उस चक्कर में स्टीरॉइड्स और भी पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। उसका भी क्या असर है इस पे? बिल्कुल असर है। आप जिमिंग करें, जिमिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट, लेकिन ओवर जिमिंग ना करें। पहली चीज़, ओवर जिमिंग जो है उल्टा आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, अनलेस कि आप प्रोफेशनली ही जिम को लेने जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि प्रोफेशनल जिमिंग है। अदरवाइज़ जो रेगुलर हम लोग जिम जा रहे हैं, जो फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि ओवर जिमिंग नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन्स जो रेगुलर हमारे घर के अंदर में डाइट में, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स विच प्रोवाइड प्रोटीन। दूध की बनी हुई चीज़ें, पनीर है जैसे जैसे कि सोयाबीन है, स्प्राउटेड दालें हैं, मूंगफली है, ठीक है, हर एग वाइट है, हर तरह का नॉन वेज है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऊपर वाले ने ही दे रखी है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, वो कंज्यूम कर लें। और तीसरी चीज़ है कि स्टीरॉयड या फिर कोई भी तरह का टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन जो आपका मसल मास बढ़ाता है, वो अवॉइड करें, क्योंकि इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू फर्टिलिटी, जब हम उसके प्रेगनेंसी, उसके स्पर्म्स की बात करेंगे तो उसके ऊपर में सीधा सीधा असर डालता है। जितना लंबा यूसेज होता है उतने ही आपके स्पर्म शुक्राणु कम होते हैं, और कई बार वो इतने कम हो सकते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो की कैटेगरी पे पहुंच जाते हैं। और कुछ केसेस के अंदर में इनको रिवाइव करना भी लेटर ऑन, कि अगर आप इंजेक्शंस बंद भी करते हो तो एक डॉक्टर के लिए मुश्किल हो सकता है। तो स्टीरॉइड्स और टेस्टोस्टेरोन कभी नहीं। अभी हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ही रहे हैं, तो आजकल जो इमरजेंसी पिल्स हैं, उसको लेकर भी लड़कियां बहुत कैजुअल हो चुकी हैं। क्या इसका भी यूट्रस या फिर फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? देखिए, स्टडीज़ की अगर हम लोग बात करें तो साइंस के पास ऐसा सच कोई प्रूफ नहीं है कि इमरजेंसी ये जो पिल्स हैं इसके अंदर में कोई लॉन्ग टर्म इस तरह का इफ़ेक्ट रहता है। बट येस, अगर आप नहीं प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो, और आप रेगुलरली अगर आपको इमरजेंसी पिल्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो उससे बेटर रहेगा कि आप कोई रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें। क्या होता है कि ये जो पिल्स आप ले रही हैं, ये पिल्स जो है, ये इसका एक विंडो पीरियड होता है, तो आपको उस विंडो पीरियड के में इस्तेमाल करना होता है। तो आपकी इफ़ेक्टिवनेस उतनी ही कम होती जाती है जितना आप इसको डिले करते जाते हैं। और अगर आप रेगुलर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर में अदर प्रॉब्लम, जैसे कई बार प्रेगनेंसी स्किप हो गई या प्रेगनेंसी गलत जगह पे ठहर गई, जिसको हम लोग एक्टॉपिक्स कहते हैं, मिसकैरेज पूरी तरह से नहीं हुआ है, आपको फर्दर ऑन डीएनसी या कुछ इस तरह की चीज़ें करानी पड़ सकती हैं। सो ऑन एंड ऑफ कभी कभी आपने लिया, इन द हीट ऑफ मोमेंट आपने कांटेक्ट रखा, आपने कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ किया, तो आपको लगा कि गलत हो गया, तो आप ले सकती हैं। पर अगर आपको बार बार, उसके लिए तो कभी भी नहीं मैं रिकमेंड करूँगा। उसके लिए फिर रिकमेंडेशन होती है कि आप एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें। उसकी बहुत कैफेटेरिया चॉइस होती है, फीमेल आके डिस्कस करके उनमें से जो चॉइस उनके लिए अप्रोप्रिएट रहती है वो हम लोग उसको ऑफ़र करते हैं। डॉक्टर सर, अब आजकल क्या है, ये चीज़ें उभर भी काफ़ी रही हैं, लड़कियों में भी पीसीओएस हो गया, तो आगे चलकर जिन पे ये चीज़ आती है कि लाइफस्टाइल के कारण लेट शादी भी करते हैं, तो उसका क्या सल्यूशन है कि वो आगे जाकर माँ बन पाएँ, अगर स्पेशली हम लड़कियों की बात करें तो? पीसीओएस जो अभी आज हाल ही घड़ी में पीओएमएस हो चुका है, तो ये भी मैं कहूँगा कि कुछ हद तक प्योर लाइफस्टाइल की डिजीज़ बन चुकी है। सो यंगर जो फीमेल्स हैं, ख़ास करके टीनेज से लेकर अगर आप बात करेंगे 24-25 साल तक की, तो सिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सिटिंग बढ़ने के साथ में आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे पहले बच्चे बाहर खेलते थे, वो कम हो चुका है। आपकी इवन अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो स्कूलिंग भी जो है वो भी आजकल ऑनलाइन हो चुकी है। तो ये है कि वो बैठ के कंप्यूटर, रील्स, मोबाइल, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। उसके साथ में खाना पीना जो है वो पहले की तरह नहीं रहा है। इसके अंदर में फैटी फूड, फास्ट फूड,
10 मिनट की ऐप है, 5 मिनट में घर पे खाना आ जाता है, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ों तो कहीं ना कहीं पे ये जो लाइफस्टाइल की डिज़ीज़ बन के फिर वो पीसीओएस की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, जैसे पीरियड्स इरेगुलर होना, अनचाहे बाल आना और इनफर्टिलिटी, ये सब चीज़ों में इशू आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इसको प्रिवेंट करना है, अगर आप इसको चाहती हैं कि आगे ना आ जाए, तो उसका सीधा सीधा सॉल्यूशन जो है वो रहेगा आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना। और लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन में वही चीज़ें हैं बेसिक्स। सबसे पहले है न्यूट्रिशन, खाने पीने को ध्यान देना, रेगुलर एक्सरसाइज। तो आपके अगर घर में बच्चा है, फीमेल है, डॉटर है, तो अगर आप ये देख रही हैं वीडियो, तो आज से ही उसको कहें कि मोबाइल से दूर होकर आउटडोर की जो चीज़ें करना शुरू करें, स्लीप को रेगुलेट करें, उनकी स्ट्रेस को कम करें और उनको बताएं कि ज़िंदगी में ये जो हेल्थ पार्ट है ये भी आपके लिए ज़रूरी है। तो आप अगर उसका वेट और ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगी तो आगे आने वाली पीसीओएस की प्रॉब्लम से भी बचें। अगर किसी को हो जाए तो क्या ये क्योर हो सकता है या सिर्फ मेडिसिन ही हैं या फिर आगे जाके ख़त्म भी हो सकता है इसका? जनरली मैं ये मानता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अगर पीसीओएस एक बार होता है तो ये अब आपके साथ ही जाएगा। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल से इसको कंट्रोल करेंगी, यानी कि आप अपना वेट रिड्यूस करेंगी, तो हमारी साइंस कहती है कि अगर 5 से 10% भी वेट आप रिड्यूस करते हैं तो उसमें आपके नेचुरल एग बनने के चांसेस, पीरियड्स को रेगुलर होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी डायग्नोस्ड पीसीओएस है तो आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, ताकि आपको आगे आने वाली जो मेडिसिन्स है उसकी यूसेज कम या फिर कभी कभार ना भी पड़े। डॉक्टर सर, अब जिनको पीसीओएस है उनको ये चीज़ उनके मन में ही रहती है कि शायद हम आगे जाके माँ भी नहीं बन पाएंगी, तो या फिर आजकल का जो लाइफस्टाइल भी है कि हम 30, 31, 32 तक तो शादी ही नहीं करते, तो उनका कोई एक आप बताना चाहें एक कि हम आगे बेबी प्लान कर पाएँ? हाँ, पीसीओएस ट्रीटेबल है, सबसे पहली चीज़ है। और पीसीओएस में रिज़ल्ट्स भी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पीसीओएस मदर नहीं बन सकती, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि पीसीओएस में स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपको प्रेगनेंसी के लिए, यस, ठीक है। तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड काउंसलिंग चाहिए होती है। हम आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से शुरू करते हैं, एग बनाने की जो मेडिसिन्स होती हैं, क्योंकि अब आपके पीसीओएस की वजह से एग नहीं बन रहा है, तो हम एग बनाने की मेडिसिन्स आपकी शुरू करते हैं। कई बार हमें हार्मोनल इंजेक्शंस भी देने होते हैं ताकि एग प्रॉपर ग्रो करे। सो डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट की क्या चॉइस है, कितना फास्ट वो प्रेगनेंसी लेना चाहती है, तो उसके लिए फिर हम लोग उसको नेचुरल वे से कांटेक्ट रखवाते हैं, या फिर कुछ टेक्निक्स होती है जिसमें हम लोग आईयूआई कहते हैं कि हस्बैंड का सीमन लेके हम वाइफ के अंदर रखते हैं, एंड इवन आईवीएफ वो भी रिसोर्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर पीसीओ वाले ये वीडियोस देख रहे हैं तो रेस्ट एश्योर्ड कि पीसीओएस एक ऐसी प्रॉब्लम है कि कंपेयर टू अदर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, अगर मैं पर से आईवीएफ की बात करूं तो उसके रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छे होते हैं। सर, जैसे पीसीओएस में एग्स नहीं बनते हैं तो उनका तो एग फ्रीजिंग भी नहीं हो सकता होगा नहीं, ना? बिल्कुल हो सकता है। रादर पीसीओएस का देखिए सीधा सीधा मतलब है कि उनके अंदर जितने एग होने चाहिए, यानी कि उस उम्र में जितने उनकी साथ वाली फीमेल्स के एग हैं उनके अंदर ज़्यादा एग है, ओके। ठीक है। सो ज़्यादा एग होना उनके लिए प्रॉब्लम है, ज़्यादा एग से उनके एग नहीं बन रहे क्योंकि ब्रेन से जो केमिकल है वो पूरा नहीं पड़ रहा है, तो वो थ्रेशोल्ड नहीं अचीव कर पा रहा है। लेकिन जब वो एक आईवीएफ सेंटर में आती हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये उल्टा एक ब्लेसिंग बन जाती है, क्योंकि जब मैं उनके एग बनाता हूँ तो मुझे ज़्यादा एग मिलते हैं। तो ज़्यादा एग मिलने से मेरे पास ज़्यादा एम्ब्रियोस होते हैं, और आजकल की टेक्निक्स में जिस हिसाब से हम इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, जिस हिसाब से आजकल ट्रिगरिंग हो चुकी है, तो ये सेफ़ बन चुके हैं प्रोटोकॉल्स। उससे हमारे पास ज़्यादा एग है, ज़्यादा एम्ब्रियोज है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीसीओएस के अंदर में चाहे एग फ्रीजिंग करना चाह रही हैं वो, चाहे वो आईवीएफ की तरफ जाना चाह रही हैं, इसके रिज़ल्ट्स कंपेयर टू अदर प्रॉब्लम से ज़्यादा बढ़िया होते हैं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर सरब। जी, जी। मुझे लगता है कि पीसीओएस को लेकर जो काफ़ी डाउट्स हैं वो इस सेशन से क्लियर हुए होंगे। तो आज के हमारे एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए नॉक न्यूज़।